हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर यूज़ ऑफ इमर्शन वाइब्रेटर फॉर कंसोलिडेटिंग कंक्रीट। ये कोड 1983 का है 3558, जिसको 2004 में रीअफर्म किया गया है। तो आगे चलते हैं। इसमें बात करेंगे हम लोग वाइब्रेटर प्रॉपर्ली इसको कैसे यूज़ करना है। तो इस कोड में हम लोग कवर करेंगे यूज़ ऑफ इमर्शन टाइप वाइब्रेटर, इसका क्या गाइडेंस है यूज़ करने का, कैसे इसका इस्तेमाल करना है। स्कोप ऑफ वर्क की बात करें तो कोड डील्स विद द यूज़ ऑफ इमर्शन वाइब्रेटर फॉर कंसोलिडेटिंग कंक्रीट, उसका मेंटेनेंस कैसे करें, इमर्शन वाइब्रेटर का प्रॉपर कैसे उसको चलाएं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो फुल्ली इफेक्टिव होने के लिए द नीडल ऑफ इमर्शन वाइब्रेटर शैल बी कम्प्लीटली इमर्स्ड इन कंक्रीट। मतलब जो इमर्शन वाइब्रेटर यूज़ करते हैं उसके टिप पे ना उसका एक नीडल होता है। उस नीडल को अगर फुल्ली इमर्स किया जाए फिर वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ काम करता है। इसके कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कंक्रीट की डेप्थ उतनी ज़्यादा नहीं होती है कि हम उसे पूरा फुल्ली इमर्स कर पाएँ। तो उस केस में जैसे हमारा ये नीडल है तो इसका टू थर्ड जो है हमें उसका मिनिमम उसका लेंथ का कंक्रीट में इमर्स होना चाहिए। इट हैज़ बीन फाउंड दैट इमर्सन वाइब्रेटर के साथ ग्रेट डेंसिटी जो है वो कंक्रीट का हम ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इमर्शन वाइब्रेटर जो है उसे 100 mm या उससे कम थिकनेस के कंक्रीट के लिए यूज़ नहीं करना है। उसमें स्क्रीड वाइब्रेटर टाइप के मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। वाइब्रेटिंग नीडल जो है उसे हमेशा हमें एकदम वर्टिकली इंसर्ट करना है। उसे किसी एंगल पे अगर हम इंसर्ट करेंगे तो मे भी हो सकता है कुछ पार्ट हमारा उसका कंसोलिडेट होना रह जाए और ऊपर ऊपर से वो सब कुछ फ्लैट जैसा दिखने लगे, लेकिन नीचे कुछ एयर के पॉकेट्स वॉइड्स उसमें रह जाएं, जिससे हमें बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पावर यूनिट की बात करें तो जनरली 3 तरह के होते हैं। एक इलेक्ट्रिक मोटर ईदर ड्राइविंग द वाइब्रेटर थ्रू फ्लेक्सिबल शाफ्ट और सिचुएटेड एट द हेड ऑफ द मोटर। एक इलेक्ट्रिक होता है, दूसरा इंटरनल कम्बशन इंजन जो आजकल टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में यूज़ करते हैं वो स्लैब वगैरह की कास्टिंग में, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के पास उतनी पावर डिलीवर करने की क्षमता नहीं होती है। तो वहाँ पे आईसी इंजन वाला यूज़ कर लेते हैं, कहीं कहीं कंप्रेस्ड एयर यूज़ करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रेंड में अभी यही है। अगर आप एक इंजीनियर हैं, आप साइट पे काम करते हैं, तो 99% चांस है कि आप इलेक्ट्रिक मोटर वाइब्रेटर ही यूज़ करते होंगे। आगे इन सब के बारे में बताया गया है, इसको आप पढ़ लेना इस कोड को डाउनलोड करके। स्पीड की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, हर मामले में देखा जाए तो स्पीड ऑफ बोथ पेट्रोल एंड कंप्रेसर मोटर टेंड टू वेरी, गिविंग राइज टू वेरिएशन इन द कॉम्पैक्टिंग इफेक्ट ऑफ द वाइब्रेटर। तो इस वजह से भी ये बेटर नहीं होते हैं। इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर जो होता है वो जनरली 50 to 60 हर्ट्ज के उस पर फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, बिजली के मोटर। तो उसका जो वाइब्रेशन का जो वो होगा कंसोलिडेटिंग परसेंटेज वो एकदम फिक्स होगा। मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो गया हो, कोई एकदम कम वाइब्रेट हुआ है। जैसे कोई भी चीज़ है, हम अगर मैकेनिकली मिक्स करते हैं वो और हाथ से मिक्स करते हैं वो, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है, कहीं कहीं वो साफ पता चलता है। हैंडलिंग द इमर्शन वाइब्रेटर, उसको हैंडल कैसे करें, तो आफ्टर यूज़ ऑफ वाइब्रेटर उसको अच्छे से क्लीन करना चाहिए, उसको अच्छे जगह पे रख के उसको हमेशा समय समय पे उसका जो ऑयलिंग वगैरह उसमें वार्निशिंग वगैरह किया जाता है वो करना चाहिए। उसको खोल के चेक करना चाहिए अगर किसी तरह के फॉल्ट है तो। इलेक्ट्रिक वाले में खास करके विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फिर उसमें करंट अंदर जाने का डर होता है। वाइब्रेटर हेड जो है वो लिएबल टू ईयर ऑफ एंड कोर्स ऑफ यूजेज ड्यू टू फ्रिक्शन। वाइब्रेटिंग नीडल का जो वाइब्रेटिंग हेड है वो जब कंक्रीट के कांटेक्ट में आने के अलावा अंदर रीइंफोर्समेंट में या फिर शटरिंग में या फिर पुराने ओल्ड कंक्रीट में कांटेक्ट में ज़्यादा देर तक रहता है, तो उसके वजह से वो उसके शार्प एजेस जो है वो टूटने के डर होते हैं। केयर शैल बी टेकन दैट द वाइब्रेटिंग हेड डज नॉट कम इनटू कांटेक्ट विथ हार्ड ऑब्जेक्ट, जैसे हार्ड कंक्रीट, स्टील, वुड और कोई भी इम्पैक्ट जिसके वजह से वो डैमेज हो सके, उसमें कांटेक्ट में वो ना आए, ऐसा हमें ध्यान देखना चाहिए। ओवरलोडिंग ऑफ ड्राइविंग मोटर, कभी कभी क्या होता है कि हम किसी लो वर्केबल कंक्रीट यानी कि जिसका स्लम बहुत कम है
उस कंक्रीट में कोई पतला नीडल का वाइब्रेटर यूज़ करते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है ना कि वो कंक्रीट को उस कंक्रीट को वो कॉम्पैक्ट कर पाने की उसके अंदर क्षमता नहीं होती है, तो वो गर्म होने लगता है उसका मोटर। तो ओवरलोडिंग और होने की वजह से ना उसके मोटर को गर्म होकर जलने का डर रहता है। किसी किसी केस में अगर मोटर हमारा ऑटोमेटिक कट ऑफ वाला है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर सेमी ऑटोमेटिक है तो उसको हमें मैनुअली बंद करके उसको ठीक करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हमेशा होनी चाहिए, एमसीबी, आरसीसीबी, ये सब। ओवरलोड हो या फिर किसी भी इंसान को करंट लगे तो एक सर्टेन एम्पियर के अलावा करंट फ्लो को वो एकदम रोक दे और इंसान की जान बच जाए। वरना इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर में अगर कुछ करंट लगे तो किसी की मृत्यु भी हो सकती है। परफॉर्मेंस एंड साइज ऑफ वाइब्रेटर की बात करें तो जिस तरह के वाइब्रेटर यूज़ करेंगे, जिस तरह की वर्केबिलिटी होगी, उस तरह का परफॉर्मेंस हमें मिलेगा। जैसे जनरली कोई पतला वॉल है, 300 बाई 300, 300 बाई 450, 400 का कॉलम है, उसमें हम 25 से 35 mm का नीडल यूज़ करेंगे। 40 to 50 mm का नीडल हम लोग जनरली प्लास्टिक वर्केबल कंक्रीट में यूज़ करते हैं। जैसे कोई पतला वाल हो, कॉलम हो, बीम हो, प्रीकास्ट पाइल हो, चाहे कोई भी पतला नॉर्मल 150-200 mm तक का कोई फ्लोर है या लाइट ब्रिज डेक हो। 60 mm का वाइब्रेटर यूज़ करते हैं हम लोग रूफ स्लैब में, प्रीकास्ट पाइल में, हैवी फ्लोर में, हैवी यानी कि कमर्शियल या इंडस्ट्रियल फ्लोर में। 75 mm ये बड़ी बात हो जाती है, ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट में यूज़ आपने देखा नहीं होगा कभी, आपने मैक्सिमम 60 तक देखा होगा। ये बड़े बड़े ब्रिजेस में, पावर हाउस में या फिर डैम्स वगैरह में यूज़ होता है। 90 का वाइब्रेटर भी होता है, ये भी आपका ग्रेविटी डैम में या फिर इस तरह के जिसमें मास कंक्रीट होता है कंटेनिंग 150 mm एग्रीगेट डिपॉजिटेड इन इंक्रीमेंट अप टू 8 m3। तो बड़े बड़े जिसमें एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट यूज़ होते हैं, उनमें इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें छोटे वाले का कोई मतलब रह नहीं जाता है। कंक्रीट मिक्स की बात करें तो द वाइब्रेशन ऑफ कंक्रीट ऑफ वेरी हाई वर्केबिलिटी नॉट इंक्रीजेस स्ट्रेंथ, इट में ऑन द कॉन्ट्ररी कॉज सेग्रीगेशन। अगर हम ये सोचें कि किसी भी कंक्रीट को बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करा देंगे तो वो काफ़ी स्ट्रेंथ गेन कर लेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी क्या है, जैसे हम इसमें एक वाइब्रेटर डालेंगे, यहाँ पे कंक्रीट है, तो अगर ओवर वाइब्रेट हो गया तो ऊपर ऊपर डॉट डॉट जितने हमारे जो फाइन एग्रीगेट होते हैं ये सारे ऊपर सेटल हो जाएंगे जाके, ये जितने भी कोर्स एग्रीगेट हैं वो सब नीचे आ जाएंगे। तो इसमें क्या है ना, आपका सेग्रीगेशन हो गया, ऊपर आपको पानी पानी जैसा दिखने लगेगा, तो आप समझ जाइए कि बहुत ज़्यादा सेग्रीगेशन हो रहा है। ये स्टार्ट होने से पहले ही हमें ये ऑपरेशन रोक देना चाहिए। दूसरी तरफ बात करें तो वाइब्रेटर जो है, जनरल गाइड इसकी बात करें तो विल बी कंपेटेबल विद द पर्टिकुलर वाइब्रेटर। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जैसे हम कोई भी वाइब्रेटर यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हमने वाइब्रेटर को डिप किया, कंक्रीट है हमारा यहाँ पे, तो वाइब्रेटर ऐसा होना चाहिए कि हम जब उसमें कंक्रीट में डिप करें फिर उस कंक्रीट से वाइब्रेटर को निकालें, तो निकालने के बाद वो जितना वो वाइब्रेटर की जो डायामीटर थी वो उसमें वो होल बचना नहीं चाहिए। जैसे ही वाइब्रेटर को पुल आउट किया तुरंत वो होल जो है वो एकदम कवर हो जाना चाहिए, अपने आप कंक्रीट फैल के उसको भर जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है मतलब हम जो है वो सब स्टैंडर्ड वाइब्रेटर यूज़ कर रहे हैं, फिर जो वाइब्रेटर जिस डाया का होना चाहिए उससे हम कम डाया का यूज़ कर रहे हैं, तो कम पावर का है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इस वजह से वो सही परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। डिज़ाइन ऑफ फॉर्मवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंक्रीट अगर वाइब्रेट कराएंगे तो कंक्रीट के लोड जो कि लगभग 2.4 टन 2400 किलो के आसपास होता है पर m³ माल कंक्रीट, तो उसके अलावा ये वाइब्रेटिंग प्रेशर को भी उसे झेलना है, तो उस हिसाब से हमें फॉर्मवर्क जो है वो एकदम टू टाइट रखना पड़ेगा, एकदम किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। एक छोटा सा 2-4 mm का होल भी अगर हमारा वो उसमें से स्लरी वगैरह अगर वो पास आउट करा देता है तो फिर वो हमारा बहुत बड़ा वो हनीकॉम्ब का कारण बनेगा, फिर बाद में बहुत सारे झमेले होंगे उसमें। वाइब्रेशन ऑफ कंक्रीट का रिकमेंडेड प्रैक्टिस क्या है कि वाइब्रेटर में भी यूज्ड वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और एट एन एंगल डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ जॉब। जिस तरह का रिक्वायरमेंट हो उस तरह से हम वाइब्रेटर का यूज़ करेंगे, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, किसी भी एंगल पे भी यूज़ कर सकते हैं। इंटरनल वाइब्रेटर शैल नॉट बी यूज टू स्प्रेड द कंक्रीट फ्रॉम द लोकेशन ऑफ डिपोजिशन, कोई भी इंटरनल वाइब्रेटर हम यूज़ नहीं करेंगे। हाइट ऑफ कंक्रीट लेयर, द कंक्रीट लेयर इन शैलो लेयर कंसिस्ट विद द मेथड बीइंग यूज्ड टू प्लेस द एंड वाइब्रेट। तो इसमें क्या है ना कि 600 mm का लेयर से ज़्यादा हमें एक बार नहीं करना। जैसे मान लीजिए ये अगर हमारा है 2 मीटर का है तो हम इसमें 600 600 600 600 600 का तो 3 लेयर करेंगे, बाद में जो बचेगा उसको लास्ट में वाइब्रेट करा देंगे। तो 600 से
कम लेयर ही होना चाहिए जिसमें हम कंक्रीट रखेंगे, उसको वाइब्रेट कराएंगे। और जैसे जैसे कंक्रीट की वर्केबिलिटी कम होती जाएगी, ये 600 का लेयर से हमें और कम जाना है, कम जाएंगे लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। और उसमें एक लेयर बिछाया, उसको वाइब्रेट कराया, फिर एक दूसरा लेयर बिछाया, उसको वाइब्रेट कराया, फिर एक तीसरा लेयर बिछाया, उसको वाइब्रेट कराया। इस तरह से हम इसको वाइब्रेट करा के, और जैसे पहला लेयर है इसको वाइब्रेट कराया हमने, फिर दूसरा लेयर डाला, तो फिर यहाँ तक इसको वाइब्रेट कराएंगे। तो पुराने वाले से नए वाले का जब वो मिल जाएगा हमारा, तो एक कंप्लीट बॉन्ड बनेगा, और वो थोड़ा ज़्यादा बेटर वो दिखेगा बाद में जब फॉर्म वर्क रिमूवल होगा उसके बाद। डेप्थ ऑफ इमर्शन वाइब्रेटर की बात करें तो वाइब्रेटर है शैल बी डिप्ड थ्रू द कंक्रीट फिलिंग टू बी कंसोलिडेटेड टू ए फर्दर डेप्थ ऑफ 100 to 200 इन ऑलरेडी कंसोलिडेटेड लोअर। जो अभी मैंने बात की, पुराने वाले लेयर में भी 100 से 200 mm इसे हमें डिप करना है, जिससे बेटर एक जो लेयर टाइप का बन रहा था, जो ओल्ड, कभी कभी क्या होता है कि हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट M40 M50 M60 अगर यूज़ करते हैं तो उसमें वाइब्रेटर यूज़ करते हैं। अगर वो ना किया जाए तो एक सेपरेशन लेयर टाइप का होता है, क्योंकि उसमें कोल्ड ज्वाइंट, आधे घंटे के बाद कोल्ड ज्वाइंट होने के चांसेस होते हैं, तो उसको अवॉइड किया जाए। फिर बात करें ड्यूरेशन ऑफ वाइब्रेशन की, तो जब हम कंक्रीट में वाइब्रेटर डालते हैं तो ऊपर एक एयर बबल टाइप का फॉर्मेशन होने लगता है। तो जब तक वो फॉर्मेशन हो रहा है तब तक हमें कंक्रीट को वाइब्रेट कराना है। जब फॉर्मेशन बंद हो जाए तो हम उसके वाइब्रेटर को बाहर निकालेंगे। वाइब्रेटिंग कंक्रीट एट जंक्शन विथ हार्डन कंक्रीट, जहाँ भी कोई पुराना कंक्रीट है जो 2 दिन 4 दिन 10 दिन या कुछ साल या कुछ महीने पहले डला हुआ है, उसके पास हम डाल रहे हैं, तो वहाँ पे वो नीटो बॉन्ड वगैरह हम लगाते हैं, वो तो लगाएंगे ही, लेकिन उस जंक्शन को भी काफ़ी अच्छे से वाइब्रेट कराएंगे, ताकि उसके जो भी वॉइड्स हैं उसमें इसके जो भी कोर्स या फिर फाइन एग्रीगेट जो भी उसमें जाकर फिट होके एडजस्ट हो सकते हैं वो एडजस्ट हों। वाइब्रेटिंग द री कॉन्क्रीट में खास करके बीम्स में जिसमें बहुत ज़्यादा हेविली रीइंफोर्समेंट होता है, या फिर राफ्ट्स में जिसमें सरिया जो है वो एक दूसरे से काफ़ी क्लोज होता है, तो उसमें क्या है ना, हमें उस हिसाब से हमें वाइब्रेटर को यूज़ करना होगा। कई बार क्या होता है कि बीम में दो स्टील के बीच में 30 mm का स्पेसिंग है और हमारा वाइब्रेटर है 25 mm का, तो उसमें क्या होता है ना कि पहले वाइब्रेटर को इंसर्ट करना पड़ता है स्ट्रक्चर में, उसके बाद उसको स्विच ऑन करना होता है, क्योंकि वो वाइब्रेटर ऑन रहेगा ना तो वो थोड़ा सा शेक करता है, वो बल्जिंग टाइप का होता है, तो उसको हम इंसर्ट नहीं कर पाएंगे उसके अंदर अच्छे से, फिर वाइब्रेट हो नहीं पाएगा। वाइब्रेटिंग नियर द फॉर्मवर्क की बात करें तो एकदम वाइब्रेटर को अगर हम फॉर्मवर्क पे एकदम चिपका के वाइब्रेट कराएंगे तो वो थोड़ा सा रिपल इफेक्ट टाइप का वर्ल्ड इफेक्ट क्रिएट करेगा, मे कॉज फॉर्मेशन ऑफ वाटर वर्ल्ड, वो पानी जैसा उड़ने लगता है उसमें से, तो वो भी एक तरह से एक दिक्कत की बात है। वो जो उसके फाइन एग्रीगेट्स हैं वो शटरिंग के पास आ जाएंगे आपके फॉर्मवर्क के पास, और कोर्स एग्रीगेट अंदर रह जाएगा, तो वो एक तरह से एक सेग्रीगेशन होगा। तो हमें ना 100 से 200 mm दूर शटरिंग या फिर फॉर्मवर्क जो भी बोलते हैं उसको, उसके दूर हमें इसे वाइब्रेट कराना होता है। वाइब्रेटिंग हाई वॉल एंड कॉलम, उसमें भी हमें एक ये देखना होता है कि हमारा जो जनरली वाइब्रेटर होता है वो 3 मीटर लेंथ का ही उसका वो शाफ्ट होता है, तो उस हिसाब से उसको एडजस्ट करना पड़ता है कि किस तरह से हम उसको वाइब्रेट कराएं कि नीचे तक पूरा वाइब्रेट हो। ओवर वाइब्रेशन से भी बचना है हमें, ओवर वाइब्रेशन से सेग्रीगेशन होता है, और भी बहुत सारा टॉप लेयर पे वो उसका जो भी वाटर कंटेंट है वो आ जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगा, तो फिर वो कॉन्क्रीट उतना स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाएगा। रीवाइब्रेशन जो है वो डिलेड वाइब्रेशन ऑफ कॉन्क्रीट दैन ऑलरेडी बीन प्लेस्ड एंड कंसोलिडेटेड। रीवाइब्रेशन किसी किसी केस में सही भी है, जैसे रीवाइब्रेशन का मतलब वही हो गया कि नीचे 600 की लेयर डाली, फिर सेकंड लेयर 600 की डाली, तो उसमें उसको बीच में एडजस्ट कर सकते हैं उसको हम लोग। फिर यही सब है, लाइट वेट कॉन्क्रीट ये सब है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।